नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की ही अगर पिछले 3 साल 9 महीने की राजनीति और राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर हम गहराई से नज़र दौड़ाएं या उसकी विवेचना करें, तो समझ में आता है कि देश की राजनीति कितने गहरे गड्ढे में जाकर के गिर गई है और ऐसी जगह फंस गई है जहां से इसका निकलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर आप नज़र डालें, तो ज़रा याद करिए अक्टूबर-नवंबर 2019, उससे पहले अप्रैल-मई 2019, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लोकसभा का चुनाव भी मिलकर के लड़ी थी और जब विधानसभा चुनाव की बात आई, तो वो भी साथ मिलकर के लड़ी। सीटों पर थोड़ा झंझट हुआ, जय-जय हुई, उसके बाद चीज़ें सुलझ गई और साथ मिलकर के लड़ी। लोकसभा चुनाव में भी मैक्सिमम सीटें एनडीए ने जीती, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ने जीती और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो महाराष्ट्र की जनता ने इन दोनों पार्टियों में ही विश्वास जाहिर किया। देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, ऐसा जनादेश सुनाया गया। लेकिन क्या हुआ? उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उन्होंने महाराष्ट्र के जनादेश को भी धता बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके पिताजी के समय से जो गठबंधन चला आ रहा था और भरोसे का गठबंधन था, उसको भी तोड़ दिया। और क्या किया? दो ऐसी धुर विरोधी पार्टियों के साथ अपना गठबंधन बना लिया, जीते जी जिनके विरुद्ध इनके पिताजी यानी बाल ठाकरे लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से, सोनिया गांधी और शरद पवार के सहयोग से सत्ता में जाकर के बैठ गए। ये पहली घटना थी जिसका मैं चर्चा कर रहा हूं कि केवल पिछले करीब करीब 3 साल 9 महीने का ही घटनाक्रम अगर महाराष्ट्र का ही हम देख लें, तो पता चलता है कि सत्ता के लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी राजनीतिक दल हैं, ये कहां तक जा सकते हैं, कहां तक गिर सकते हैं। मैं पहले भी अपने कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने 2014 में भी और 2019 में भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी को विपक्ष में बैठने के लिए कहा था, लेकिन सत्ता के लिए वो एक कहावत है ना कि जल बिन मछली जैसे तड़पती है, तो वैसे ही कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है शुरू से, बिना सत्ता के वो रह नहीं सकती। और चूंकि शरद पवार भी कांग्रेस के ही कोख से निकले हैं, तो शरद पवार और उनके साथी भी बिना सत्ता के भला कैसे रह सकते हैं। तो भले ही विपक्ष में बैठने का आदेश महाराष्ट्र की जनता ने इनको दिया, पर ये सत्ता में बैठ गए जाकर के। और सत्ता में बैठने के बाद जो इन्होंने कर्मकांड किए हैं, वो तो अब सबके सामने हैं। इनके मंत्री, इनके नेता गिरफ्तार हुए, जेल गए, लेकिन इनकी सेहत पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से जिन जिन को सबक सिखाना था, उनको सबक सिखा दिया। करीब 1 साल पहले जून 2022 में उद्धव ठाकरे की सत्ता को पलट दिया गया। वो मुख्यमंत्री पद से हट गए, उनकी पार्टी उनसे छिन गई, उनका सिंबल भी छिन गया। उनके 53-54 में से 55 में से 40 एमएलए भी चले गए, 10 निर्दलियों का जो उनको समर्थन था वो भी छोड़ करके चले गए। और 1 साल पूरा होते होते शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी भी टूट गई। जो अभी शक्ति परीक्षण हुआ है चाचा भतीजे में, उसमें ये सिद्ध हो गया कि अधिकांश विधायक
भतीजे यानी अजित पवार के साथ हैं, जिन्होंने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है 2 जुलाई को। ये घटना क्या बताती है? ये घटना बताती है कि सत्ता के लिए ये कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ भी विश्वासघात कर सकते हैं। शिवसेना के टिकट पर चुने गए एमएलए अगर अपने ही लीडर यानी उद्धव ठाकरे से घात और विश्वासघात कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, किस चीज के लिए? सत्ता के लिए। एकनाथ शिंदे ने भी अगर उद्धव ठाकरे के साथ खुली बगावत की तो संभवतः उनको इशारा दिया गया होगा कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में आ गए। उनके कुछ साथियों ने मंत्री पद की शपथ भी ग्रहण की और अजित पवार ने तो अपने चाचा से बगावत की है, शरद पवार से बगावत की है। अब ये दोनों कारण तो बता सकते हैं कि इन्होंने क्यों बगावत की अपनी लीडरशिप से, और ये उसको साबित भी कर देंगे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था। लेकिन महाराष्ट्र का ये घटनाक्रम बताता है कि अब राजनीतिक दलों की ना तो कोई विचारधारा रह गई है, ना कोई सिद्धांत रह गए हैं, ना जनता से उनको कोई सरोकार है। ऐसा नहीं है कि जनता की सेवा के लिए ये लोग राजनीति में और राजनीतिक दलों में आते हैं, बल्कि इनको सत्ता से प्यार है। इस मुद्दे पर और महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर मेरी डिटेल बातचीत हुई अभी 3 दिन 4 दिन पहले ही भाऊ तोरसेकर से, और भाऊ ने किस रूप में इसकी व्याख्या की है वो आपको उनको सुनकर के आपको हंसी भी आएगी, आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात कही। उनका कहना था कि ये जो भाजपा विरोधी दल हैं, ये सत्ता में यानी पावर हासिल करने के लिए किसी के भी बिस्तर में जाकर के सो सकते हैं, किसी भी जनान खाने में ये जा सकते हैं। सुनते हैं भाऊ तोरसेकर ने क्या टिप्पणियां की थी। भाऊ, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं और दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, जहां से 48 सीटें आती हैं लोकसभा की। क्या हम ये मान करके चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि उत्तर प्रदेश में तो उसे कहीं कोई चुनौती है ही नहीं, ऑलरेडी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दीवार से लग चुकी हैं, अब क्या 48 सीटों वाले महाराष्ट्र को भी बीजेपी ने साध लिया है? पक्के तौर पर, यकीनी तौर पर हम ये मान लें, या अभी भी कोई पेंच है इसमें? नहीं, एक बात साफ हो गई है कि जिस ढंग से ये घटनाएं हुई है उसके बाद शिवसेना हो या एनसीपी हो, ये पार्टियां सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। इनको जनता से या अपनी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। ये तो बीजेपी ने प्रूव किया है। सबसे बड़ी ताकत उनके 105-6 एमएलए है, फिर भी जितनी मिनिस्ट्री उनके पास है उतनी एनसीपी के पास और एकनाथ शिंदे के पास है। तो इसमें सैक्रिफाइस किसने किया? सत्ता के लालची कौन है? जिनके पास 35-40 है वो जितनी मिनिस्ट्री मांगते हैं बस उतनी मिनिस्ट्री बीजेपी के पास है, जबकि इन दोनों का इकट्ठा करो तो भी बीजेपी के अकेले के एमएलए ज्यादा है। तो सत्ता के लालची कौन है ये प्रूव कर दिया बीजेपी ने। और कॉमन मैन वहां देखकर ये समझ लेता है, उसको किसी बड़े कोई एनालिस्ट की जरूरत नहीं होती। सामान्य जनता होती है वो समझ लेती है, सामने देखकर उसे पता चलता है कि लालची कौन है। कि 105 वाले 105 एमएलए जो उनके पास है
उनके पास जितनी मिनिस्ट्री है उतनी ही 40 एमएलए की पार्टी और उतनी 35 एमएलए की पार्टी ले रही है और उसके लिए पार्टी छोड़ रही है। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है ये जनता समझती है। और इसकी कीमत आज नहीं, जब चुनाव आएगा तब जरूर एमसीपी और शिवसेना को, उबाठा को, यूबीटी जो है उनको भरनी पड़ेगी इसकी कीमत। इतनी आसान बात है नहीं। भाऊ, अगर विपक्षी एकता की जो मुहिम शुरू हुई थी उसकी बात करें तो ये लोग पिछले महीने की 23 तारीख को पटना में जुटे थे और बहुत सारे दूसरे कारणों को गिनाते हुए एक कारण ये भी गिनाया जा रहा है एनसीपी के बागी विधायकों की तरफ से कि चूंकि शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल वहां गए थे और ये राहुल गांधी की लीडरशिप एक्सेप्ट कर रहे थे, इसलिए भी हमने बगावत की है। उसको जो आरोप लगाया गया है, इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं जिनकी वजह से अजित पवार ने चाचा को एक तरीके से पटक दिया और चले गए पार्टी लेकर के, वो कौन कौन से कारण हैं भाऊ जो आप समझते हैं कि अजित पवार इस कदम को उठाने के लिए बाध्य हुए? तो पहली तो बात, उनकी उम्र खिसकती जा रही है। एक सीधी बात है कि उन्होंने 4-5 महीने पहले एक इंटरव्यू में बोल दिया था किसी चैनल पर कि 2009 में जब 2004 में जब पार्टी सबसे बड़ी 71 सीटें लेकर आई थी तब चीफ मिनिस्टरशिप पर हमारा दावा हो सकता था, लेकिन वो नहीं, दावा किया नहीं गया और वो पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान है। तो उनका अंगुली निर्देश सीधे सीधे शरद पवार की तरफ था और उसके बाद हम कभी खुद के पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाए। तो तब से लेकर आज तक वो सीधे सीधे प्रयास कर रहे हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है और जब तक चाचा की पार्टी है और चाचा की हुकूमत है तो चाचा मुझे चीफ मिनिस्टर बनने ही नहीं देगा। बाकी कोई बना सकता है लेकिन चाचा तो नहीं बना सकते। तो ये निर्णय उन्होंने किया है। और दूसरी बात है कि पवार साहब भी एक समझते हैं कि अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। वो बेटी को कहीं ना कहीं सेटल करना चाहते, कहीं ना कहीं सेटल करना चाहते। लेकिन ये भी बात होती है कि अरे भाई आज तक तो आप सेक्युलर थे, ये चर्चा होगी तो वो भी नहीं चाहिए। यानी खुद ने ही जो जाल फैलाया है आज तक, उसमें ही पवार फंसते और धंसते जा रहे। तो अजीत दादा ने जो किया है वो उनके लिए किया है, उनके लिए, खुद के लिए किया है और उसमें मैं कोई गलत नहीं मानता। अरे 40 की उम्र में, 40 की उम्र में शरद पवार चीफ मिनिस्टर बन गए थे दगाबाजी करके, और ये उससे 25 साल ऊपर चले गए। 65 साल उम्र है अजीत दादा की और आज भी कौन सी पतलून पहनूं या कौन सी टोपी पहनूं ये चाचा बताएंगे। शर्म आती होगी ना उनको भी। ठीक है, बुजुर्ग होते हैं, हम घर के बुजुर्ग है, उनको मान सम्मान देते, लेकिन तू कहाँ बैठेगा, कहाँ उठेगा, कितने टाइम घर से निकलेगा, कब तक बाहर रहेगा, ये बातें नहीं बुजुर्गों ने बताई थी। ये बच्चा नहीं है। लेकिन जिस ढंग से, और दूसरी बात है कि उद्धव ठाकरे ने दिखा दिया उद्धव शरद पवार की औकात क्या है। जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया वो एक दिन में उद्धव शरद पवार के निवास स्थान पर उनसे मिलने तक नहीं गया, बीमार थे तभी भी। तो एक तरीके से मैं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे ने बगावत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा अजीत दादा को मिली है, तो उद्धव ठाकरे के कारण मिली है, जिन्होंने 2.5 साल में एक बार भी शरद पवार के घर जाने की कोशिश नहीं उठाई। भाव, क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है इससे जो विपक्षी दलों की एकता की मुहिम शुरू हुई थी उसको बड़ा धक्का लगेगा? और नंबर 2, बाद नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ सकते हैं, उनकी पार्टी में भी टूट फूट हो सकती है। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार की पार्टी बची कहाँ है, वो तो टूटने के कगार पर है। हाँ, बीजेपी उनको सिग्नल नहीं दे रहे टूटने वालों को, वरना वो तो टूटने के कगार पर है। लेकिन जो विपक्षी एकता की बात आप कर रहे हैं
उसमें एक बात ऐसी है कि वो एक एकजुट ना बने, उसका गठबंधन ना बने, यही तो काम मोदी जी ने शरद पवार पर सौंपा है। इसलिए शरद पवार वहां रहेंगे और उनकी फौज यहां रहेंगी। जैसे वो आपको याद होगा कि श्री कृष्ण खुद तो अर्जुन के सारथी बने थे और उनकी सेना कौरवों के पास थी। तो इनका तरीका ये है कि भाई पार्टी कोई भी हो, सत्ता में तो हमें रहना है, तो अपने जो चेले हैं चपाटे उनको उधर भेजा है, भाई वहां से कमाओ और मुझे लाते देते रहो, बाकी मैं यहाँ बैठे तुमको भी गाली दूंगा, तुम उधर से मुझे गाली देना। गाली देने से क्या होता है, शरीर में छेद तो नहीं होते, तुम वहां से गाली दे दो, मैं यहां से गाली दे दूंगा, कोई बात नहीं। देखो शर्म जब छोड़ते, एक वेश्या होती है, उसको पहले 2-3 बार शर्म आती है, फिर उसको शर्म नहीं लगती ना, वो बोलती है तो धंधा है मेरा। हमने कभी देखा है कोई देह विक्रय करने वाली महिला जो है, वो पहले कुछ दिन शर्माती है, बाद में खुले में तो धंधा करती है। शर्माने की क्या बात है उसमें, क्योंकि तो मेरा धंधा है ना, वो तो कहेगी आपको कि मेरा ये धंधा है। मुझे तो याद है बरखा दत्त का एक प्रोग्राम मैंने एनडीटीवी पर देखा था, वहां महेश भट्ट आके बोला, कुछ किसी बात पर बोले थे, अरे ये है वो आपका, वो बोले मैं तो प्रोस्टिट्यूट हूँ, नाके पर खड़े रहते हूँ, जो कोई पैसा देगा उसके साथ निकल जाऊंगी, सो जाऊंगी। ये महेश भट्ट ने बोला था, जिनको सेलिब्रिटी करके पेश किया गया था। तो राजनीति में भी बहुत सारे सेलिब्रिटी होते हैं। तो मुझे लगता है कि शरद पवार ने, और मेरा ख्याल है छगन भुजबल और अजीत दादा ने खुद बोला है कि हम पवार साहब से बात करके निकले हैं। तो मुझे लगता है उसका मतलब ये है कि चाहे वहां वही जाओ, लेकिन सत्ता में रहना वही पॉलिटिक्स है। सत्ता के बाहर रह के संघर्ष वगैरह बात करना ठीक है, वो सोशलिस्ट करेंगे, कम्युनिस्ट करेंगे, हम ओरिजिनल कांग्रेसी है। हम जो राजा बनेगा उसके जनान खाने में चले जाएंगे। कांग्रेस की नीति आप समझो, कांग्रेस की नीति होती है। और ये मेरा ख्याल है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब थी, उन्होंने दिल्ली पर एक बढ़िया ललित लेख लिखा था कि दिल्ली हर सत्ताधीश के बिस्तर में चली गई है, दिल्ली एक वेश्या है। ऐसी कोई कंसेप्ट मुझे पढ़ा हुआ याद आता है, डॉक्टर जी। राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। तो कांग्रेस वही है, जो सत्ता में आ जाएगा हम उसके बिस्तर पर चले जाएंगे, लेकिन सत्ता नहीं छोड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।